अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसका जो पहले वाला पार्ट है वो हम उसमें हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ओके, आप ये पहली वीडियो में देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं थ्योरिकल, इसको हमने प्रैक्टिकल यानी कि मैं डायग्राम की मदद से भी डिस्कस किया था। तो हमने यहाँ तक पहुँचे थे पहली वीडियो में। ओके, आज हम इस इधर से शुरू करेंगे। ओके, तो पहला मैं थोड़ा सा ओवर दे देता हूँ। उधर हमने क्या देखा था कि पहले इस वीडियो में हमने ये हमारे पास थ्री डायग्राम थ्री डायग्राम वन, डायग्राम टू, डायग्राम थ्री, यानी कि डायग्राम ए, बी और सी। डायग्राम वन में हमने ये देखा था कि हमारे पास ये स्लिट है, ये स्क्रीन है हमारे पास, इधर से हमने लाइट गुजारी तो लाइट की वेव्स को इधर लेंस, कन्वेक्स लेंस की मदद से इधर हमने पॉइंट पी पर फोकस किया तो हमारे पास इसे ब्राइट फ्रिंज बन गई। ओके, यानी कि इधर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने फिर इसी स्लिट में से जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो उसके बाद हमने कि अपर और लोअर वाली साइड से जो वेव्स को पास पास करवाया तो उसको हमने फोकस करवाया था पी पॉइंट। ये हमारे पास पी नॉट है, ये पी वन है। तो इधर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ था। इधर कंस्ट्रक्टिव यानी कि इधर ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, इधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन इधर डार्क फ्रिंज बना था। ओके, ये चीज़ें हमने ब्रीफली पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हैं इसको। ओके, तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थर्ड डायग्राम। पहले जो पार्ट रह चुका है बी डायग्राम को, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आज की, जो बाकायदा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ओके, इधर तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिस सेम इज ट्रू फॉर अरे जस्ट बिलो R1 एंड एन अदर जस्ट बिलो R2। R1 एंड R2 दिस सेम इज ट्रू, यानी कि जो प्रोसेस इस पॉइंट में हो चुका है वही प्रोसेस अब R1 रे और R रे 2 के नीचे वाली। अब मिसाल के तौर पर ये देखें कि जो हमारे पास पॉइंट ये था, इसमें क्या था कि इसमें जो हमारे पास R रे 1 और रे 2 थी, ये पॉइंट P1 पर, ये पॉइंट P1 है। ओके, इस पर जाकर जो थी ना हिट हो रही थी और यहाँ से भी आ रही तो हिट हो रही थी। तो इसमें जो था ना वेवलेंथ वो हमने ली थी लैम्डा ओवर टू, जबकि इसमें हमारे पास थी लैम्डा। ओके, इसे लैम्डा ओवर 2 की वजह से इधर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो गया था, यानी कि डार्क फ्रिंज बन गई थी। ओके, अब यही सेम प्रोसेस नीचे वाली की रे के साथ होगा। मिसाल पर ये रे 1 है, इसकी जाहिर बात इधर से भी कोई ना कोई रे गुजर रही होगी, ऐसे गुजर रही होगी। ओके, तो ये भी P1 पॉइंट पर जाकर हिट करेगी। इसी तरह रे 2 के नीचे भी कोई ना कोई जो होगी लाइन वो गुजर रही होगी, वो भी P1 पॉइंट पर गुजर रही होगी। तो यही बात इधर बताई गई है कि दिस सेम इज ट्रू फॉर अ रे जस्ट बिलो रे 1 एंड अनदर जस्ट बिलो R2। ओके, यानी कि जिस तरह R1 और R2 के लिए प्रोसेस इस्तेमाल हुआ है कि उन्होंने P1 पॉइंट पर हिट किया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट किया है, इसी तरह R1 के नीचे वाली पहली लाइन और R2 के नीचे वाली पहली लाइन वो भी P1 पॉइंट पर जाकर के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। इसी तरह जो R1 के नीचे 3 लाइन होगी, इस यहाँ होगी, यहाँ वो भी ऐसे ही करेगी, और R2 के नीचे वाली जो 3 लाइन होगी वो भी इसी तरह जाकर ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी। ओके, तो आगे इस पॉइंट को मजीद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। ये देखें, इन फैक्ट फॉर एवरी रे पासिंग थ्रू द upper half and this of the slit there is a corresponding ray passing through the lower half in originating at a point a by 2 below the first ray for such that the two rays out of the phase at P1। अब यही पॉइंट दोबारा बता दिया है, लेकिन इसको मज़ीद अपने मज़ीद लफ्ज़ों में हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट इधर देख, कोरोस्पेंडिंगली, ये मेन पॉइंट है इधर,
कोरस्पॉन्डिंग यानी कि रिस्पेक्टिवली, यानी कि जैसे देखिए फॉर एवरी रे पासिंग थ्रू द अपर हाफ, यानी कि जो हमारे पास इसने हमारे पास जो डिस्टेंस था वो था ए, इधर से लेकर इधर, इधर हमने यानी कि इस टू में डिवाइड कर दिया, एक को ये है हमारे पास ए, एक ये है टोटल डिस्टेंस ए ही है। तो यही बताया गया है कि जो हमारा अपर वाला होगा, अपर वाली साइड पे मिसाल के तौर पर इधर हमने ले रहे हैं अपर वाली साइड से R2 की नीचे 3 लाइन, R1 खुद पहली, R2 है और R1 के पहले नीचे पहली लाइन फर्स्ट लाइन जो जो मैंने डिनोट की है, और R1 के नीचे ये सेकंड लाइन। इसी तरह जो R2 के नीचे सेकंड लाइन होगी वो इसके क्रॉसपेंडिंग होगी पहले वाली R1 के सेकंड लाइन के साथ, R1 रे की सेकंड लाइन R2 की सेकंड लाइन के क्रॉसपेंडिंग इस पॉइंट पर जाके हिट करेगी। ये देखें कि क्रॉसपेंडिंगली रे थ्रू द लोअर, इधर था अपर इधर था लोअर। ओके, तो डिफरेंस क्या है, A/2 एट पॉइंट A/2, यानी कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आगे एक है लफ्ज़ है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज यानी कि जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है वो आउट ऑफ फेज की वजह से होता है। आउट ऑफ फेज का क्या मतलब है कि उधर क्रस्ट से जाकर नहीं मिलता, ट्रफ से नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेव है, तो इस ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो जब सेकंड वेव इसके क्रस्ट के साथ ट्रफ के साथ क्रिएट करेगी तो हमारे पास इधर जो रिजल्टेंट पॉइंट बनेगा वो ब्राइट बनेगा। ब्राइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगी। जब यही पहली वेव हम उसको वैसे ही लिख रहे हैं, जब इस वेव को सेकंड वेव के साथ इसका सेकंड वेव का ट्रफ क्रस्ट के साथ मिलेगा, सेकंड वेव का क्रस्ट पहली वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा। ये क्रस्ट है ना पहली वेव का, ये तो दूसरी वेव का ये ट्रफ है। तो इधर हमारे पास जो होगा ना रिजल्टेंट पर, जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो जो भी पॉइंट बनेगा वो हमारे पास होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर डार्क फ्रिंज बनेगी, इधर डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके हो गया। और इधर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ओके, तो यही बताया गया है इसमें, ये पॉइंट यही है। ओके, मुझे इसको आप समझ। अब हम इस तमाम कंक्लूजन को एक फार्मूले में पुट करने लगे हैं। ओके, वो फार्मूला नेक्स्ट पेज पर है, पहले हम उस फार्मूले की थ्योरी मजीद देखते हैं। फार्मिनिमा कि फार्मिनिमा मतलब कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है इस स्क्रीन पर। ओके, तो वो देखते हैं। Each ray arriving at P1 from the upper half of the slit interfere destructively with one coming from the bottom half of the slit। बात एक ही है, ये भी बात वही है, ये भी बात वही है, और जो मैंने पहले पेज पर बात बताई थी वो भी बात एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ वर्ड्स में लिखा हुआ है। मुख्तलिफ वर्ड्स में लिखने का मकसद क्या है कि मुख्तलिफ एंगल से हम इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क फ्रिंज को देख रहे हैं। ओके, इससे हम एक फार्मूला डिराइव करने लगे हैं। ओके, तो ये बात वही है कि जो एट पॉइंट P1 पर डार्क फ्रिंज बन रहा है वो कैसे कैसे बन रहा है। अब देखें कि फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द स्लिट, कि कुछ एक जो लाइन होगी वो हाफ अपर वाली से होगी और एक हाफ होगी बॉटम वाली पार्ट से, तो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी 8 पॉइंट P1 पर, जिस तरह मैंने अभी भी बताया। एक अगर इसमें से थर्ड लाइन है इधर जा रही है तो इसमें से भी थर्ड लाइन ही इधर जाकर मीट होगी। अब द इंटेंसिटी एट P1 इज देयरफॉर 0 and P1 is the first minimum of the diffraction of the diffraction pattern first। ओके, यानी कि ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है। इधर हमारे पास P0 पर जो था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था यानी कि ब्राइट फ्रिंज बना था, तो इसके बाद जो पहला मिनिमम यानी कि डार्क फ्रिंज मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो P1 होगा। ओके हो गया, वो हमारे पास P1 है। अब इधर एक लफ्ज़ था इंटेंसिटी देयरफॉर 0। 0 का क्या मतलब, जिस तरह हम जानते हैं
कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये देखिए कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज है, ये क्रस्ट क्रस्ट से, ये ट्रफ ट्रफ से, क्रस्ट क्रस्ट से, ट्रफ ट्रफ से, क्रस्ट क्रस्ट से, ट्रफ ट्रफ से, क्रस्ट क्रस्ट से, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ब्राइट फ्रिंज यानी कि इधर इधर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि इधर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तब ही हमारे पास यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना। अगर मैं कहूँ कि ब्राइट फ्रिंज, अगर मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ब्राइट फ्रिंज, तो आपके लोगों के जहन में ये ख्याल आ जाना चाहिए ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कि वहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूँ तो आप लोगों के जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि डार्क फ्रिंज जहाँ लफ्ज़ बोला जाए वहाँ मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत बिलो है। ओके, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो इसीलिए इधर कहा गया कि ज़ीरो है। अब हम फार्मूला देखते हैं, ये देखिएगा। सिंस द डिस्टेंस b and b dash equals a/2 sin theta, the condition for the first minimum can be written as। चूँकि हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि हमारे पास जो ये पॉइंट बी और पॉइंट बी नॉट इसके दरमियान जो हमारे पास वेवलेंथ थी वो थी λ/2। ओके, और इधर जो हमारे पास था ये वाला पार्ट, ये था हमारे पास a/2 और यहाँ से लेकर तो a/2 था ये। ओके, अगर इन दोनों को हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास a/2 ये वाला और a/2 ये वाला, a/2 a/2 इसको हम करते हैं हाँ सोल्व, तो a प्लस a इक्वल टू 2a/2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया a। तो यही तो हम बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है वो a है। ये देखिए इधर हमने शो किया हो ये a है, इधर से लेकर इधर तक हमारे पास डिस्टेंस a ही है, लेकिन इधर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो इसमें जो हमारे पास साइन फंक्शन होगा वो बनेगा a/2 साइन थीटा बनेगा। ओके, साइन थीटा बनेगा हमारा। अब साइन थीटा बनेगा तो वही वहाँ से हमने ये फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि b और b डैश के दरमियान हमारे पास वेवलेंथ है λ/2 है, और जो साइन का फंक्शन है वो a/2 है, तो हमने इसको इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो a साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बन गया। लैम्डा मीन वेवलेंथ है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है ना, अल्लाह वाला करे आप लोगों का, ये फर्स्ट मिनिमा है हमारे पास। फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब हम इस फार्मूले को आगे भी देखते हैं कि क्या इसका ना प्रोसीजर है। मैं इधर ही बता देता हूँ कि इस फार्मूले से हम जब हम हमारे पास सेकंड मिनिमा बनेगा या थर्ड मिनिमा बनेगा या फोर्थ मिनिमा बनेगा हमारे पास, वो कैसे बनेगा इन सारे के तौर पर इधर देखिए। ये हमारे पास था ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट, उसके बाद हमारा ये पॉइंट P0 P1 और P2, जो मेरे पास पॉइंट P2 है। दरअसल हमारे पास एक ही स्क्रीन पर बन रही है, क्योंकि एक समझाने की गर्ज से मैंने इसको लहदा लिखा है इस, लेकिन हमारे पास P0 P1 पॉइंट और P2 पॉइंट, जो ये पॉइंट P2 है, हमारे पास एक ही स्क्रीन पर बन रहा है। ओके, तो P0 हमारे पास डार्क फ्रिंज था, P1 डार्क फ्रिंज है। इसके बाद यानी कि इधर P0 ब्राइट फ्रिंज, इधर हमारे पास P1 है, वो क्या होगा डार्क हो गया डिस्ट्रक्टिव। इधर फिर यानी कि वो हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा, जिसको हम P2 का नाम देंगे। ओके, फिर डार्क हो जाएगा जिसको हमको फिर P3 का नाम देंगे, फिर ब्राइट हो जाएगा फिर P4 का नाम देंगे। जो जो ये सारे प्रोसेस है, ये देखें P1 के लिए प्रोसेस है, आगे P1 के लिए ये प्रोसेस है, आगे है P2 के लिए ये प्रोसेस है। ओके, लेकिन अलग अलग लिखते ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। ओके, तो इसी तरह ये अपर था, इसी तरह हमारे पास लोअर भी होगा। ये हमारा P1 ही होगा, लेकिन इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ये P2 ही होगा हमारे पास, इधर भी P3 ही होगा, P4 ही होगा, लेकिन साइन चेंज होता रहेगा। ओके, तो ये बात थी। अब फार्मूला ये है कि हमारे पास ये फार्मूला किसके लिए है, इधर हमारे पास P1 के लिए है, क्योंकि P1 पर डार्क फ्रिंज बन रहा है। अब इसके बाद P2 अगर P2 पर क्या बनेगा, ये ब्राइट फ्रिंज बनेगा, P3 पर डार्क फ्रिंज बनेगा, P4 पर ब्राइट, अगर P5 पर डार्क। तो पहले जो था ना हमारे पास P1 पर डार्क फ्रिंज के लिए वो फार्मूला ये है।
अब इसके P1 के बाद P2 वो ब्राइट होगा, अब P3 आएगा, यानी क्या अब P के बाद P3 पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि डार्क फ्रिंज बनेगा। तो इस फार्मूले में हम ओनली क्या करेंगे कि इस फार्मूले को हम इस तरह लिख लेंगे सेकंड फ्रिंज के लिए, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए ये हमारे पास होगा 3A, सॉरी ये बनेगा A/3 साइन एंगल इज इक्वल टू λ/2, λ/2 ओवर वैसे ही रहेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास 3 इधर आ जाएगा तो 3 λ/2 बन जाएगा और ये A साइन थीटा बन जाएगा। ये फार्मूला हमारा किसके लिए है, फार्मूला हमारे पास है सेकंड मिनिमा के लिए, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए। इसी तरह अगर हम थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए तो हमारे पास इधर हम 5 लगा देंगे, अगर फोर्थ डार्क फ्रिंज के लिए लगाएं तो हमारे पास 7 हो जाएगा इधर। तो फार्मूला एक ही है। ओके ओके, उम्मीद आप लोगों को इस यानी कि फार्मूला की समझ आ रही होगी। आगे हम देखते हैं, यही बात आगे की गई है। देखें कि कंसीडर 4 अदर रेज इमर्जिंग फ्रॉम दी slit given in distance below these 4 rays. The 2 rays below R1 and R2 cancel, and as do the 2 rays below R3 and R4. The 2 rays below R1 and R2 and similarly R3 and 4. बात वही है, बार बार बात वही है। इसमें क्या कहा गया है कि जो R1 और R2 की लाइनें नीचे होंगी इधर, ये R1 और R2 के लिए, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके लिए हमारे पास एक ये लाइन है, ये P1 पर जाकर हिट कर रही है। इसी तरह R2 के नीचे से मैं कोई लाइन वो भी P0 पर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो तभी हमारे पास जो होगा क्या नाम लेते हैं, कैंसिल होने का मतलब ये है कि हमारा एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। कैंसिल होने का मतलब ये है। ओके, अब इस बारे में यही बात बताया कि जिस तरह R1 और R2 के नीचे वाली लाइन आपस में मीट करती हैं P1 पॉइंट पर जाकर और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट, इसी तरह R3 R4 के लिए यही प्रोसेस होगा। कि डायग्राम 3 देखें, डायग्राम 3 में हमारे का क्या है, R3 है, ये R4 है। जब R3 का नीचे वाला पहला लाइन गुजर कर इस पॉइंट P2 पर जाएगा, पॉइंट P2 पर, इसी तरह जब R4 में से पहली लाइन R4 के नीचे वाली लाइन R4 रे के नीचे वाली पहली लाइन भी जब P2 में मिलाएंगे तो R3 के नीचे वाली पहली लाइन और R4 के नीचे पहली वाली लाइन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल मीन वो पॉइंट P2 पर जाकर क्या होगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर देंगे। ओके हो गया। अब इसी को हम देखते हैं आगे। वी कैन प्रोसीड अक्रॉस द इंटायर स्लिट एंड कंक्लूड अगेन दैट नो लाइट रीचेज P2, वी हैव लोकेटेड अ सेकंड पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। जिस तरह मैंने इधर ये देखें इधर बताया है, इधर के हमारे पास ये ब्राइट है, उसके बाद डार्क है, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा। इधर हमने पॉइंट 3 का नाम दिया है, लेकिन इधर हमने इधर पॉइंट 2 का नाम दिया है। इधर आप पॉइंट 3 का नाम दे रहे हैं, इधर कोई बात नहीं। ओके, ये पॉइंट 3 का नाम दे रहे हैं क्योंकि इधर हम पहले इसको पॉइंट 3 का नाम दे चुके हैं। यानी कि पहले ब्राइट था, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह हम प्रोसेस चलता जा रहा है। तो जब हमारे पास पहला डार्क हो चुका, उसके बाद हम जब सेकंड डार्क की बात करेंगे, यानी P3 की बात करेंगे, तो P3 पर जो प्रोसेस फर्स्ट मिनिमा के लिए था R1 R2 के लिए, वही सेम प्रोसेस R3 और R4 के रे 3 और रे 4 के लिए होगा। रे 3 के लिए जब नीचे वाली नीचे रे 3 के नीचे पहली लाइन P3 का मिलेगी, तो सिमिलरली वही यानी कि उसी तरह की लाइन जो रे 4 के नीचे होगी फर्स्ट वाली, वो भी P3 का जब मिलेगी और वो आपस में जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसलिए हम अगेन यानी कि हम अगेन ये फार्मूला इसी से ये हमारे पास फर्स्ट मिनिमम के लिए फार्मूला था, हम अगेन यानी कि सेकंड मिनिमम को देखने लगे हैं। ये देखें, अब हमारे पास जो ये तो सेम ही रहेगा। अब हमारे पास A/4 आ चुका है। अब इसका क्या मतलब है, A/4 आ चुका है, अब इसका क्या मतलब है हमारे पास, इसको हम इस तरह देखते हैं कि इधर हमारे पास जो था डिस्टेंस वो A था, इधर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, लेकिन इधर हम इसको
4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इधर से हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, ए। इस ए को हमने इधर a/4 में डिवाइड किया है, a/4 में डिवाइड किया है, a/4 में डिवाइड किया है और a/4 में डिवाइड किया हुआ है, a/4। यानी कि अब हम इस a को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसलिए हम जो होगा किधर गया ये, इधर हम इधर 4 लिख रहे हैं। अब इधर हम 4 लिख ले रहे हैं ये, क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओके, ए को। तो इसलिए ये 2 यही से हो गया, तो 2 इधर आकर मल्टीपल हो गया, तो मेरे पास फार्मूला ये आ जाएगा, ओके। ये फार्मूला किसके लिए है, ये सेकंड मिनिमा के लिए है, सेकंड मिनिमा के लिए। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इधर बता देता हूँ आप लोगों को डिफरेंस के। इधर तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को a/3 लिखा हुआ है, ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये सेकंड मिनिमा के लिए है। वो इधर भी मैं यही बता रहा हूँ कि ये भी सेकंड मिनिमा के लिए है। इधर मैंने 4 लिखा है a/4 और इधर मैंने a/3 लिखा हुआ है। ये क्या मसला है? असल में जो हमारे पास जब हम इसको ए को पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी की बिना पर करते हैं। अगर हम इसी ए को 6 पार्ट में डिवाइड कर दें, किसमें 6 पार्ट में, तो इधर हम 6 लिखेंगे। अगर हम इसी ए को 8 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हम इसको इधर 8 लिखेंगे, ओके। तो चूंकि इस इधर मैंने 3 जो फार्मूला 3 फार्मूला पुट किया था, वो मैंने एक्चुअली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। यानी कि जो हमारे पास स्लिट है और मेरे पास ये डिस्टेंस है आर, टोटल आर है, इसको मैंने एक पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, यानी कि ये लाइन है इधर से, ये नहीं है, यानी कि ये मैं पास इधर, ये इधर से लेकर इधर टोटल डिस्टेंस क्या ए है, इसको मैंने a/3 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 यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इसलिए मैंने इधर 3 लिखा था और इधर 3 लिखा था। चूंकि इस डायग्राम में हमने इस ए को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ इधर, हाँ, इसलिए इधर हम 4 लिखेंगे, ओके हो गया। आगे देखते हैं। For a given slit with a and wavelength gives the position on the screen of the second minima in terms the angle। ये वही बात बता दी है। By extension of equation, the general formula for minima in the diffraction pattern on the screen C is। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ चुका है, किसके लिए, मिनिमा के लिए, ओके। मिनिमा मतलब कहाँ कहाँ स्क्रीन पर हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, यानी कि हमारे पास डार्क फ्रिंजेज बन रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि इधर हमारे पास 0 होता, 0 होगा, इसके बाद हमारे पास इस तरह वे जो है ना वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी इसके साथ n की वैल्यू, यानी कि इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 10। वो मैंने आपको एक तरीका कर बता दिया है, ओके। तो ये आज का इतना सा टॉपिक था। एक दफ़ा फिर अगेन मैं छोटा सा रिजल्ट बता देता हूँ इधर इसी प्रोसेस का, कि जब हम मिनिमा के लिए फार्मूला मालूम करना चाह रहे हैं, किसमें, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें जो हमारे पास स्लिट के दरमियान जो होगा डिस्टेंस, एक ही स्लिट को हमने जो डिस्टेंस है ए, जब डिस्टेंस ए को जितने पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे उसी हिसाब से वो डिजिट हमारे पास इस फार्मूला में पुट होता जाएगा, ओके। इधर हमने इसमें 4 पार्ट्स किए थे, इसलिए हमने 4 लिख लिया, और अगर इधर इधर हमारे पास पार्ट 8 होते तो इधर हमने 8 लिखना था, ओके। तो ये आज छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होकर। फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।